बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट सही में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इस बार बंगाल इलेक्शन रिजल्ट ने पूरे देश को शॉक कर दिया है। वेस्ट बंगाल जिसे सालों से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, वहाँ बीजेपी ने हिस्टोरिकल जीत क्रिएट करके पावर का एक इक्वेशन ही बदल दिया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सिर्फ जीत का नहीं है, मेन क्वेश्चन ये है कि बंगाल जैसे फोर्ट्रेस में बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत अपने नाम कैसे करी। क्या ये वोटर शिफ्ट था क्योंकि ममता बनर्जी से लोग परेशान हो चुके थे, या फिर ये 2029 का सबसे बड़ा सिग्नल है। बंगाल के रिजल्ट के साथ एक मैसेज क्लियर है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदल रहा है। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे बंगाल इलेक्शन की फुल स्टोरी को, कि वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने ममता बनर्जी को आके रिजेक्ट क्यों कर दिया और बीजेपी की इस हिस्टोरिक विन के पीछे असली गेम क्या है। And will Mamata Banerjee one day become Chief Minister of Bengal? Do you think that Chief Minister is a very important post? They should not be allowed to come out in the outside. तो देखिए, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रियलिटी समझनी होगी। टीएमसी और ममता बनर्जी ने बंगाल का सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता था, बल्कि उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली थी। 2011 में लेफ्ट विंग को हटा के ममता बनर्जी ने खुद को दीदी के रूप में स्टेब्लिश कर लिया था। एक ऐसी लीडर जो बंगाल की मिट्टी से निकली थी, जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स को समझती थी और आम लोगों की आवाज बनी। इसीलिए टीएमसी सालों तक बंगाल की एक डोमिनेंट फोर्स बन गई थी। लेकिन फिर मेन सवाल आता है कि अगर टीएमसी और ममता बनर्जी का होल्ड वेस्ट बंगाल पर इतना ही टाइट था, तो बीजेपी ने इतनी हिस्टोरिकल विन कैसे अपने नाम कर ली। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिजल्ट समझते हैं, क्योंकि बंगाल का असली पॉलिटिकल मैसेज इसी में छिपा है। जो बीजेपी 2021 में सिर्फ 77 सीट्स ला पाई थी, वो इस साल 294 में से 204 सीट्स ले आई। और टीएमसी जो कि 2021 में 215 सीट्स के साथ डोमिनेट कर रही थी, वो इस साल 81 सीट्स पे ही रुक गई। तो अब आप पूछोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, इसके पीछे कोई सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उससे पहले हमें एक बार ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल पे डोमिनेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का डोमिनेंस कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं थी। क्योंकि एक टाइम पे वेस्ट बंगाल पे लेफ्ट फ्रंट का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि लोगों को लगता था यहाँ पे चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 34 साल तक वेस्ट बंगाल पे लेफ्ट का रूल वहाँ की आइडेंटिटी बन चुका था। लेकिन ममता बनर्जी ने 2011 में ये पॉलिटिकल इक्वेशन पूरा बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने यूज किया वेलफेयर स्कीम, वुमेन फोकस्ड पॉलिसीज और बंगाली आइडेंटिटी पर, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बना लिया था, वो भी रूरल एरियाज, वुमेन्स और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच। जिसका मतलब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाई थी, बल्कि अपना एक इमोशनल पॉलिटिकल कनेक्शन बिल्ड कर लिया था। तो अचानक 2026 में ममता बनर्जी और टीएमसी को बंगाल की पब्लिक ने रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो देखिए, उसके लिए भी कोई सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन रिस्पॉन्सिबल है। फिर चाहे वो आरजीकर केस हो, एसआईआर हो, टीचिंग स्कैम हो, मुस्लिम अपीजमेंट हो, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुलेआम स्टेज पे धमकी देना हो, ये सब रीजन थे जिनकी वजह से टीएमसी के 35 में से 22 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ममता बनर्जी इलेक्शन हार गए। क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में ये इशू एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। अपोजिशन शुरू से ही ये क्लेम करती रही है कि स्टेट में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कई इलेक्शन टाइम क्लैशेस को तो न्यूज चैनल ने खुद ही रिपोर्ट किया है। फिर चाहे वो 2020 का बीजेपी वर्कर्स के अगेंस्ट वायलेंस हो, या फिर कांग्रेस वर्कर की उसके 10 साल के बच्चे के सामने ही डेथ हो, या फिर ममता बनर्जी का खुलेआम एक पर्टिकुलर रिलीजन को धमकी देना हो। इस सब की वजह से अर्बन मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम वोटर के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था कि क्या हमारी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्टेबल भी है। और इसी सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल की पब्लिक को आरजीकर केस के बाद साफ साफ पता चल जाता है, जो कि एक नेशनल इशू बन गया था। लेकिन इस केस को अच्छे से हैंडल ही नहीं किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर घुस के मॉब ने सारे प्रूफ ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसपे ममता बनर्जी की स्टेटमेंट ने पूरे वेस्ट बंगाल की फीमेल वोटर्स को डिसअपॉइंट कर दिया था। उनका भरोसा जो ममता बनर्जी और टीएमसी पर था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। लोगों को लगने लगा था कि ममता बनर्जी तो क्रिमिनल को पकड़ने की बजाय विक्टिम को ही ब्लेम कर रही हैं। They should not be allowed to come out in the outside. और इसी का फायदा उठाया बीजेपी ने विक्टिम की मदर रत्ना देवी नाथ को ही वहां से टिकट दे दिया, जिसे वो जीत भी जाती हैं। एक ऐसी औरत जो पूरे सिस्टम के सामने भीख मांग मांग के थक गई थी, बीजेपी ने उन्हें ही सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत भी मिली और पब्लिक को होप भी। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स सिर्फ एक इंसिडेंट से डिसाइड नहीं हुई थी। आरजीकर केस ने गुस्सा दिया, लॉ एंड ऑर्डर ने ट्रस्ट को खत्म किया, लेकिन असली गेम उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि जब किसी गवर्नमेंट का रूल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तब पब्लिक सिर्फ प्रोमिसेस नहीं देखती, बल्कि कंपेयर करना स्टार्ट कर देती
देती है और इसे ही कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। ममता बनर्जी और टीएमसी ने बंगाल की पॉलिटिक्स पर सालों से स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखा था और उसके रीजन तो आपने वीडियो की शुरुआत में समझ ही लिए थे। लेकिन पॉलिटिक्स का एक रूल है, जितना लंबा शासन उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग वेलफेयर स्कीम से खुश थे, लेकिन यूथ जॉब ना मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड था और यहीं से लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे थे कि क्या बंगाल इसी मॉडल पे चलता रहेगा या कुछ नया ट्राई करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से टीएमसी बंगाल में हार गई हो, कोई और रीजंस भी तो हो सकते हैं ना। और यहीं पे एंट्री होती है टीएमसी की रिलीजियस पॉलिटिक्स की, क्योंकि अगर कोई पार्टी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके पॉलिटिक्स करती है तो दूसरी कम्युनिटी को लगने लगता है कि ये पार्टी तो सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही है, ना कि हमारे बारे में। और ये क्लेम्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब लोगों को दिखाई देता है कि टीएमसी इमाम ऑनोरेरियम स्कीम बना रही है, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने इमाम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मुस्लिम्स के लिए ओबीसी कोटा बनाने की कोशिश करी जिसे कोलकाता हाई कोर्ट तक ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, या फिर माइनॉरिटी बजट एलोकेशन हो जिसमें मुस्लिम्स को दूसरी माइनॉरिटी से ज्यादा एलोकेशन दे दिया, दुर्गा पूजा को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि मुहर्रम को फैसिलिटेट किया जा सके, या फिर हिंदूज के ऊपर होने वाले पोस्ट पोल वायलेंस को कंट्रोल ना कर पाना हो। इन सब ने पार्टिकुलरली हिंदू वोटर्स के दिमाग में एक बात ला दी थी, क्या टीएमसी इक्वल गवर्नेंस कर भी रही है या फिर सेलेक्टिव अपीजमेंट पर ही चल रही है। और पब्लिक के इसी डाउट ने बीजेपी को एक मेजर वोट दे दिया। बीजेपी ने बंगाल के हिंदू वोटर्स स्पेशली जो कि बॉर्डर एरियाज और पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड थे, उनके दिमाग में ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि उनकी आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन और उनकी सेफ्टी, इन तीनों को ही एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और यही स्ट्रेटेजी बहुत काम आई, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ टीएमसी को क्रिटिसाइज ही नहीं किया बल्कि अपने आप को एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी बना लिया, और यही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना। और यहीं पे एक रियलिटी आपको और समझनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल की पब्लिक ने बीजेपी को इलेक्ट जरूर किया है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो बेस्ट पार्टी है, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल की पब्लिक टीएमसी और ममता बनर्जी से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर बीजेपी ने भी वेस्ट बंगाल की पब्लिक के लिए एक्सपेक्टेड काम नहीं किया तो वो अगले इलेक्शन में बीजेपी को भी पावर से हटा देंगे, और उन्होंने इस बार वो प्रूव कर दिया है। तो अब आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर? क्या इस इलेक्शन रिजल्ट ने आपको भी शॉक कर दिया था? और बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए कि दोबारा से वेस्ट बंगाल की पब्लिक डिसअपॉइंट ना हो?